सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीक्षा। सो फाइनली 12 अक्टूबर को आपका टैलेंट टेक्स का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है उसके सॉल्यूशंस का डिस्कशन करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 9th का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम पेपर कोड एफ का डिस्कशन करेंगे। देखते हैं कि 12 अक्टूबर को 9th क्लास में कैसे फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे, क्या उनका लेवल था। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 1 इज 5 images are formed when two plane mirrors inclined at an angle of x degree. What will be the value of x if the object is placed symmetrically between the mirrors? ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है। 5 इमेजेस हमें गिवन है, ठीक है। इमेजेस की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है, ठीक है। एंड हमें एंगल गिवन है, दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना गिवन है, एंगल x डिग्री का गिवन है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इस एंगल x की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यू नो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी क्या होती है, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे x डिग्री गिवन है, यानी कि n इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 360 अपॉन x डिग्री माइनस 1, ठीक है। तो एंगल हमारा x डिग्री है ना। अब क्या कर सकते हैं हम, n की वैल्यू हमें 5 गिवन है, 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन x डिग्री माइनस 1, यानी कि ये माइनस 1 तो शिफ्ट होगा, 6 इज इक्वल टू 360 अपॉन x डिग्री, यानी कि x डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 360 अपॉन 6, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 6 डिग्री, ठीक है। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 60 डिग्री, यानी कि उन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में कितना एंगल होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारा 60 डिग्री दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, जो 5 अक्टूबर को पेपर आया था, उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। उसमें हमें एंगल गिवन था 60 डिग्री एंड नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमारी 5 आई थी। तो ये जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन है। हमें इस बार एंगल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इमेजेस गिवन है, ठीक है। सो हमारा 60 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीएनसीएफ स्टूडेंट ऑफ एलन वाज स्टैंडिंग एट कोटा प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ थर्ड कोच from start of Vande Bharat Express. If train starts moving with constant acceleration, third coach crosses the student in 5 seconds. Then which coach will pass the student after 10 seconds from start? Length of each coach is L. ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें गिवन है कि जो स्टूडेंट है वो थर्ड कोच के फ्रंट पे खड़ा हुआ है, थर्ड कोच के सामने खड़ा हुआ है। सपोज अगर मानते हैं, अगर ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। अगर हम इसको फर्स्ट कोच कंसिडर कर रहे हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है, इसको 6, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रेन के कोच कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इनिशियली जो स्टूडेंट है वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, थर्ड कोच के फ्रंट में खड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ कहीं वो खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसकी यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो v हमें फाइंड आउट करना है, u हमारा 0 है, एक्सलेशन हमें गिवन नहीं है। तो t क्या लेंगे हम, t 5 सेकंड लेंगे, क्योंकि हमें गिवन है कि 5 सेकंड में वो क्या कर रहा है, 5 सेकंड में थर्ड कोच को वो पास कर रहा है, ठीक है, थर्ड कोच को वो क्रॉस कर जा रहा है, यानी कि हम t की वैल्यू 5 सेकंड लेंगे। तो थर्ड कोच को पास कर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 है, यानी कि जब वो थर्ड कोच को पास करके इधर आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमसे पूछा गया है कि 10 सेकंड में वो कितने कोच को पास कर लेगा, ठीक है, ठीक है। तो 10 सेकंड का हम कैलकुलेट करेंगे, फिर से हम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई करेंगे तो u हमारा 0 है, यहीं से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, u 0 लेंगे, a t हमारा 10 सेकंड है, तो v इज इक्वल टू 10a हमारा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसका वीटी ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, वीटी ग्राफ हमारा आएगा कुछ इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का कुछ वीटी ग्राफ आएगा, यानी कि ये हमारा 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी है 5a, ठीक है। ये इधर हमारा b मेंशन है, इधर t मेंशन है, 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 5a है, ठीक है, 5a ये है। एंड 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कुछ है 10 है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा वीटी ग्राफ का एरिया होता है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, हम ये इनिशियली जो 5 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अगर वो फाइंड आउट करनी है इनिशियली 5 सेकंड में, तो इसका एरिया निकाल देंगे हम, इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
ठीक है, तो बेस कितना है 5, हाइट 5 है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 25a/2, ये 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। ये डिस्टेंस उसने 5 सेकंड में ट्रेवल की है, इसको मैं लिख देती हूँ, है ना। जब हमारा t 5 सेकंड है ना, तो 0 से लेकर 5 सेकंड में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की 25a/2, और 5 सेकंड में उसने क्या कवर किया, थर्ड कोच को पूरा कवर किया था, और एक कोच की हमारी डिस्टेंस कितनी है l है। तो 5 सेकंड में अगर वो जस्ट सामने था थर्ड कोच के इनिशियली, तो जब उसने इतनी डिस्टेंस कवर की तो एल डिस्टेंस को कवर कर चुका है, यानी कि ये हमारा 5 सेकंड में उसने एक कोच को कवर किया है, यानी कि एल हमारा किसके इक्वल होगा 25a/2 के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही 10 सेकंड का भी कैलकुलेट करेंगे। जब हम 10 सेकंड का कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 10 सेकंड का जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी डिस्टेंस कौन सी है कि, तो हमारी 5 सेकंड में उसने 25a/2 डिस्टेंस ट्रेवल की, ये l के इक्वल होगी, क्योंकि उसने 5 सेकंड में एक कोच को पूरा कवर किया था, थर्ड कोच को पूरा कवर किया था, यानी कि एक कोच की डिस्टेंस l है, तो l हमारा 25a/2 हुआ। ऐसे ही हम 10 सेकंड का भी कैलकुलेट करेंगे, तो 10 सेकंड का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे, ठीक है। जब हमारा t = 10 सेकंड है, तो हमारा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो जाएगी, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 10 है, ये हमारा बेस, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है, ये हाइट 10a है हमारी, ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 100a/2, ठीक है, 100a/2 होगा। अच्छा, हमारी 25a/2 की वैल्यू l है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 25a/2 लिख सकते हैं। 25a/2 की वैल्यू हमारी l है, तो 4l हो जाएगी, यानी कि 10 सेकेंड में उसने 4l डिस्टेंस कवर की है इनिशियल से, यहाँ से स्टार्ट से, ठीक है। तो पहले वो यहाँ पर था, जब उसने l डिस्टेंस कवर की तो वो फोर्थ कोच के सामने आ गया, जब उसने l और कवर की यानी कि 12 डिस्टेंस कवर की तो ये फिफ्थ कोच के सामने आ गया, जब उसने 3l डिस्टेंस कवर की तो वो 6 कोच के सामने आ गया, जब उसने 4l डिस्टेंस कवर की तो वो 7 कोच के सामने आ गया, यानी कि वो कितने कोच पार कर चुका है, 6 कोच वो पार कर चुका है। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था देन विच कोच विल पास द स्टूडेंट आफ्टर 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड बाद वो 6 कोच को पूरा वो पार कर चुका है और 7th कोच के फ्रंट में वो है, यानी कि 6 कोच को वो पूरा पार कर चुका है, 6 कोच को वो पार कर चुका है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 6 कोच को वो आफ्टर 10 सेकंड पार कर लेगा। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था हमारा सेकंड नंबर का, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेटमेंट 1 मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन। स्टेटमेंट 2 ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसमें हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है 1 2 3 4 में से। नाउ हमारा स्टेटमेंट 1 है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। यस, मास क्या होता है, इनर्शिया का मेजर होता है। इनर्शिया क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में जो रेसिस्टेंस क्रिएट होता है वो हमारी इनर्शिया होती है। यानी कि अगर कोई किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, तो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में जब हम उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहेंगे तो ज़्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन, यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव करवाना चाहेंगे तो उसका मास क्या होगा, मेजर ऑफ इनर्शिया होगा, यानी कि अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो उसको मूव करवाने में ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेटमेंट 2 में भी हमें ये गिवन है, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए। सो हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि अगर मास मेजर ऑफ इनर्शिया है तो अगर ग्रेटर मास है तो उसके लिए हमें ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों हमारे ट्रू है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, the ratio of mass of two planets is x and the ratio of density is y, what is the ratio of the acceleration due to gravity on their surfaces। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटी का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है, ग्रेविटी का रेशियो में फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें गिवन है मास का रेशियो गिवन है एंड डेंसिटी का रेशियो गिवन है, यानी कि हमें m1/m2 कितना गिवन है, m1/m2 x गिवन है
एंड रो 1 अपॉन रो 2 हमें गिवन है y। यू नो रो इज इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन v होता है, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा हमारा, रो v हो जाएगा। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही m1 अपॉन m2 का अगर हम निकालेंगे, ठीक है, m1 अपॉन m2 निकालेंगे, यानी दोनों प्लैनेट्स के मास का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, रो 1 4/3 पाई r1 क्यूब, रो 2 4/3 पाई r2 क्यूब, ठीक है। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, यानी कि रो 1 अपॉन रो 2 r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। और ये क्या है हमारा, m1 अपॉन m2 है। m1 अपॉन m2 हमें कितना गिवन है, x गिवन है, यानी कि रो 1 अपॉन रो 2, एंड रो 1 अपॉन रो 2 हमें कितना गिवन है, रो 1 अपॉन रो 2 हमें गिवन है y, ठीक है, r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। इसको हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई एंड r1 अपॉन r2 का होल क्यूब। यानी कि इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें तो क्या होगा, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो r1 अपॉन r2 की वैल्यू क्या आएगी मेरी, x अपॉन वाई की पावर 1/3, यानी कि एक रिलेशन हमारा ये आया, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, g1 अपॉन g2 का रेशियो फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो g1 अपॉन g2 अगर हम रेशियो निकालेंगे, g1 अपॉन g2, यू नो g क्या होता है हमारा, वो g हमारा होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। g हमारा होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। g हमारा होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ना आप क्या करेंगे, m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, g अपॉन आर स्क्वायर, m की वैल्यू हमारी क्या आई थी, रो 4/3, अभी हमने इनिशियली निकाली थी ये वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इधर क्या होगा, आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 4/3 पाई जी रो आर, ये हमारी जी की वैल्यू हो जाएगी ना। अब हमें g1 अपॉन g2 का रेशियो निकालना है, तो g1 अपॉन g2 जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 4/3 पाई जी रो 1 r1, 4/3 पाई जी रो 2 r2, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रो 1 अपॉन रो 2 r1 अपॉन r2, ठीक है। है ना, ये हमारा एक रिलेशन था, इसको मैं रफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद रो 1 अपॉन रो 2 हमारा क्या है, y है, एंड r1 अपॉन r2, g1 अपॉन g2 है हमारा, ये r1 अपॉन r2 की हमारी वैल्यू कितनी आई, x अपॉन वाई की पावर 1/3 आई थी, ठीक है। तो y r1 अपॉन r2 की वैल्यू क्या है, x अपॉन वाई की पावर 1/3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, y की पावर 1, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, ठीक है, y की पावर 1/3, यानी कि अगर हम, ये y की पावर 1 है हमारी, y की पावर -1/3 होगा, सॉरी, y की पावर 1, x की पावर 1/3, y की पावर -1/3, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y x की पावर 1/3 है हमारी, y की पावर -1/3 है ये, तो y 1 - 1/3 करेंगे, x की पावर 1/3, 1 - 1/3 क्या होगा, 2/3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x वाई स्क्वायर की पावर 1/3, ठीक है। x की पावर 1/3 है, y की पावर 2/3 है, यानी कि x वाई स्क्वायर की होल पावर 1/3 हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा g2 का रेशियो आया, x वाई स्क्वायर की होल पावर 1/3, ठीक है। So we can check the option x y square की whole power 1/3, that is 4 option will be our correct answer, clear। Now moving to the next question, next question की ओर move करते हैं। ठीक है। Now question 5 is two charged objects are brought close to each other. Choose the most appropriate statement from the following options.
दो चार्ज ऑब्जेक्ट है, उनको हम एक दूसरे के क्लोज लेकर आ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? दे में अट्रैक्ट, यस वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अ, अगर वो अनलाइक चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दे में रिपेल, यस वो रिपेल कर सकते हैं। रिपेल कब करेंगे? जब वो लाइक चार्जेस होंगे, है ना। यानी कि वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है। नाउ थर्ड ऑप्शन देखते हैं, दे मे बी अट्रैक्ट और रिपेल, यस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्जेस दे कैरी। हाँ, यानी कि उस पर चार्ज पे डिपेंड करता है वो कौन सा चार्ज कैरी कर रहे हैं, दोनों सेम चार्ज कैरी कर रहे हैं, यानी कि लाइक चार्ज कैरी कर रहे हैं या दोनों अनलाइक चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। सो सबसे करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा, ठीक है। देयर विल बी नो इफेक्ट, नहीं इफेक्ट तो आएगा हमारा, यानी कि वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उन पर चार्ज क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो जो भी उन पे चार्ज प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ठीक है। सो दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ म्यूजिक कॉन्टेस्ट a tuning fork of frequency 400 hertz is struck, how many vibrations does it make in 2 सेकेंड? यू नो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में हमारे जितने वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं या पर यूनिट टाइम में हमारे जितने वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं वो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है। यानी कि हमें चेक करना है कि 2 सेकंड में वो कितने वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। एक सेकंड में कितने कंप्लीट कर रहा है वो? एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं? 400 सेकंड वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, ठीक है। 400 वाइब्रेशंस हो रहे हैं कंप्लीट, ठीक है। 400 वाइब्रेशन वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। 400 वाइब्रेशंस, ये एन क्या है? फ्रिक्वेंसी है उसकी, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि अगर 2 सेकंड में कितने कंप्लीट करेगा, तो हम क्या करेंगे? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा ये। टू एक सेकंड में हमारे 400 वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2 सेकंड में हमारे कितने होंगे? 800 वाइब्रेशंस, ठीक है। दैट इज 800 वाइब्रेशन हमारे 2 सेकंड्स में कंप्लीट होंगे, ठीक है। 800, दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a pebble is thrown vertically upward from a bridge with an initial velocity of 4.9 meter per second. It strikes the water after 2 seconds. If acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, with what velocity does the pebble strike the water? ठीक है, एक पेबल को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ठीक है। एक पेबल को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, यानी कि अगर हम जब स्टोन को या पेबल को फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी दी है उसे? 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें, अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हम नेगेटिव ले लें, नीचे की पॉजिटिव ले लें, तो हमने पेबल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, यानी कि यू हमारा -4.9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। नाउ अब हम v इज इक्वल टू यू प्लस 80 इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो v हमारा क्या होगा? u हमारी -4.9 है। अच्छा, जब हम पेबल को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ उस पर ग्रेविटी लग रही होगी, यानी कि एक्सलेशन हमारा नीचे की तरफ होगा, यानी कि 9.8 पॉजिटिव होगा। एंड टाइम हमें कितना गिवन है? टाइम 2 सेकंड वाटर को स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि टी की वैल्यू हम 2 लेंगे, यानी कि -4.9 प्लस 19.6, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 7 14.7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 14.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। That is first option will be our correct answer. Clear? Now moving to the next question. A bullet is fired from a gun. It penetrates a tree will till 2 centimeter in time 2 millisecond. Find the recoil velocity of gun if mass of bullet and gun are 50 gram and 500 gram respectively. ठीक है, हमें क्या गिवन है? मास ऑफ बुलेट एंड मास ऑफ गन गिवन है, ठीक है। हमें गिवन है मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट कितना है हमारा? मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम, यानी कि इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ऐसे ही मास ऑफ गन हमें गिवन है 500 ग्राम, यानी कि इसको हम चेंज करेंगे तो 500 इंटू 10⁻³ kg हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? मास ऑफ गन है, ठीक है। मास ऑफ गन है ये हमारा, ठीक है। नाउ अब हमें क्या गिवन है? ट्री ट्री के अंदर कितनी डिस्टेंस पेनिट्रेट हुई है? 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस,
ठीक है। 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्री के अंदर पेनिट्रेट हुई है, कितने टाइम में पेनिट्रेट हुई है? 2 मिली सेकेंड में। टाइम हमें 2 मिली सेकेंड में गिवन है, तो 2 मिली सेकेंड को हम क्या चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ऐसे ही ट्री के अंदर कितना पेनिट्रेट हुई है बुलेट ने, डिस्टेंस कितनी पेनिट्रेट की है, 2 सेंटीमीटर की, यानी कि 2 इंटू 10⁻² मीटर डिस्टेंस बुलेट ने ट्री के अंदर पेनिट्रेट की है। ठीक है। सो ट्री के अंदर वो 2 सेंटीमीटर तक बुलेट पेनिट्रेट हुई है, उसके बाद वो रेस्ट में आ गई है। तो जो ट्री के अंदर बुलेट की वेलोसिटी होगी उसको हम एवरेज वेलोसिटी मान सकते हैं, यानी कि वी एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, वी एवरेज हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻² प्लस 3 यानी कि 10⁻1, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड उसकी बुलेट की एवरेज वेलोसिटी होगी ट्री के अंदर। ठीक है। ठीक है। नाउ अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी है, 10 है। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी बुलेट की ट्री के अंदर 10 है। ठीक है। तो सपोज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की वी भी थी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल में तो बुलेट रेस्ट में आ गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी 10 है। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी 10 है, वी बी प्लस 0 अपॉन 2 फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल हम वी बी मान लेते हैं, फाइनल रेस्ट में क्योंकि बुलेट आ गई है इसलिए 0 है, अपॉन 2 यानी कि वी बी की वैल्यू क्या आएगी 20, यानी कि वी बी यानी कि बुलेट की वैल्यू क्या होगी, बुलेट की वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ना अब हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल होगा। ठीक है। सो पी इनिशियल हमारा किसके इक्वल होगा, पी फाइनल के। ठीक है। इनिशियली हमारा सिस्टम रेस्ट में था, बुलेट भी रेस्ट में थी, गन भी हमारी रेस्ट में थी, तो इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, गन का मोमेंट बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम। ठीक है। बुलेट का मास कितना है, बुलेट का मास है हमारा 50 इंटू 10⁻³ एंड बुलेट की वेलोसिटी हमारी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 20 प्लस एम जी हमारा कितना है 500 इंटू 10⁻³ एंड वी जी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। वी जी हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि गन की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। गन की रिकॉयल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये 5 2 जा 10 1000 इंटू 10⁻³ प्लस ये हमारा क्या होगा 5 इंटू 10⁻³ यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 आएगा हमारा 0.5 वी। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 0.5 वी। ठीक है। तो ये हमारा होगा 0.5 वी जी इज इक्वल टू -1, तो वी जी की वैल्यू क्या आएगी 10/0.5। ठीक है। ठीक है। 0.5 वी जी आएगा हमारा ये। ठीक है। एक मिनट, ये 1 है हमारा, सॉरी 1/0.5 वी जी की वैल्यू हमारी क्या आएगी 0.5 वी जी इज इक्वल टू -1 है, तो वी जी की वैल्यू -1/0.5 आएगी, पॉइंट हटाएंगे यानी कि -10/5 यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी आई है, यानी कि हमारे गन की वेलोसिटी कितनी आई है -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस डिनोट कर रहा है कि गन बुलेट के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होगी, है ना, यानी कि गन की वेलोसिटी बुलेट की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। बुलेट अगर आगे मूव करेगी तो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि ये माइनस उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी हमारी कितनी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो -2 मीटर पर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। माइनस तो ये शो कर रहा है कि गन बैकवर्ड, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बुलेट जा रही है तो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। तो हमारी गन की वेलोसिटी कितनी है -2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो सिस्टम हमारा आइसोलेटेड होना चाहिए और सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, यानी कि उसका नेट फोर्स 0 होना चाहिए, उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, नॉन एक्सटर्नल फोर्स, तो ये तो नेसेसरी कंडीशन है।
सिस्टम इज आइसोलेटेड, यस ये भी नेसेसरी कंडीशन है। नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है, नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो होना चाहिए, भी हमारी नेसेसरी कंडीशन है। मासेस आर इक्वल, ये कोई हमारी कंडीशन नहीं होती कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए, सो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसी कंडीशन ही फाइंड आउट करनी थी जो कि नेसेसरी नहीं है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन अनचार्ज बॉडी ए इज ब्रॉट नियर अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बी, which type of charges will be concentrated in regions x and y, ठीक है। हमें गिवन है एक अनचार्ज बॉडी ए गिवन है, एक चार्ज बॉडी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है बी गिवन है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, अनचार्ज बॉडी ए को बी के नियर लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, ए के अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, अपने जैसे सेम चार्ज को रिपेल करेंगे, यानी कि इधर पॉजिटिव 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 चार्ज, ठीक है, कलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो ये एक्स वाला एरिया है, ये हमारा एक्स वाला एरिया था, ये हमारा वाई वाला एरिया था, ठीक है। तो एक्स वाला जो रीजन है यहाँ पे एक्सिस में नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एक्स वाले रीजन में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे एक्स रीजन में। और वाई रीजन में क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, तो वाई रीजन में हमारे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली ये प्रोसेस हमारी क्यों होगी, ये फेनोमेना क्यों अक्कर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फेनोमेना अक्कर हुआ, जिस वजह से एक्स रीजन में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होगा एंड वाई रीजन में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो वी कैन चेक द ऑप्शंस, एक्स में क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एंड वाई में पॉजिटिव, दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ball rolls down a hill with a constant acceleration of 2 meters per second square. The ball starts from rest and travels for 4 seconds. How far did the ball travel in 4 seconds? ठीक है, हमें क्या गिवन है, एक्सलेशन गिवन है, ठीक है। एक्सलेशन हमें कितना गिवन है, एक्सलेशन हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी की वैल्यू हमें गिवन है 4 सेकेंड, ठीक है। द बॉल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यू हमें 0 गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन 4 सेकेंड, ठीक है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सो यू नो एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू हमारा 0 है तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होगा, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, टाइम है हमारा 4, 4 का स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एस इज इक्वल टू 16 मीटर, यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी उसने, 16 मीटर, दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the gravitational force between two objects is 15 Newton. How much the distance between these objects be decreased so that the force between them becomes doubled? यानी कि इनिशियल हमें कितना ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन है 50 न्यूटन, यानी कि हमारा एफ क्या होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 50 न्यूटन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फोर्स को डबल करना है, 2f करना है, यानी कि 2 इंटू 50 करना है हमें, यानी कि 100 न्यूटन करना है फोर्स को, ठीक है, ठीक है। एफ को क्या कर रहे हैं हम 2f कर रहे हैं, यानी कि हम 50 को 2 इंटू 50 यानी कि 100 न्यूटन कर देंगे, यानी कि 50 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस साइड भी हमें 2 से इक्वेशन 1 में हम क्या करें, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 इंटू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी m1 m2 r अपॉन √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको हम आर स्क्वायर अपॉन 2 को आर अपॉन √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि पहले हमारी इनिशियल डिस्टेंस r थी, दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस r थी, अब हमने क्या किया, r बाय √2 कर दिया, यानी कि हमने r को r बाय √2 से रिप्लेस किया, तो हमारे फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 100 न्यूटन हो गई, जो कि हमें डबल करनी थी, ठीक है। इनिशियली 50 न्यूटन थी, हमने डबल करके उसको 100 न्यूटन कर दिया, और जब हमने 100 न्यूटन किया तो हमारी जो उनकी दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हो गई r बाय √2, यानी कि हमें r को r बाय √2 से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। सो वी कैन चेक द ऑप्शंस, डबल ऑफ ओरिजिनल रेडियस नहीं,
√2 टाइम्स नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल रेडियस क्या है r का 1/√2 टाइम कर रहे हैं, ठीक है। सेम एज ओरिजिनल रेडियस, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। 1/√2 टाइम्स दी ओरिजिनल रेडियस, यानी कि ओरिजिनल रेडियस उसकी r थी, उसको हमने 1/√2 टाइम्स कर दिया, यानी कि r/√2 कर दिया। दैट इज फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 1/√2 टाइम्स दी ओरिजिनल रेडियस। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लाइट नीड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। लाइट्स को क्या मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए? नहीं, लाइट तो क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, उसे कोई मीडियम की नीड नहीं होती, यानी कि ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, जिन्हें मीडियम चाहिए होता है। सो यू नो लाइट को तो कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी कि ये हमारी क्या है, मैकेनिकल वेव नहीं है, तो हमारी नॉन मैकेनिकल वेव है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। यस, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। सो ये हमारा करेक्ट है। लाइट हैज़ वेव नेचर। यस, लाइट वेव नेचर एग्जिबिट करती है, वेव नेचर की जो प्रॉपर्टीज है लाइट एग्जिबिट करती है, यानी कि ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, कितने स्टेटमेंट्स में करेक्ट है। सी एंड डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो सी एंड डी हम चेक करते हैं किस ऑप्शन में। नो नो, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है। सी एंड डी हमारे करेक्ट है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, नाउ मूविंग टू दी 14th क्वेश्चन। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज, यू नो, अर्थ के सेंटर पे क्या होता है, अर्थ के सेंटर पे हमारी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि हमारा वेट क्या हो जाएगा, वेट W इज इक्वल टू mg होता है। जब हमारी जी की वैल्यू 0 हो गई तो वेट क्या हो जाएगा, वेट भी 0 हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा सेंटर पे वेट क्या होगा, 0, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 9th क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंड ट्रेवलिंग इन एयर इज, जो एयर में साउंड ट्रेवल करती है वो किस टाइप की होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स होती है, शॉक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यू नो साउंड वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल प्रोपेगेट होते हैं, वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, यानी कि इसमें जो पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, यानी कि ये कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। हमारी साउंड वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के अलोंग या वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, यानी कि ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्लास 9th का पेपर कोड F का डिस्कशन फिनिश होता है। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।